नमस्कार। सीजीएल पेपर लीक मामले में आज एक आरोपी की जमानत याचिका लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी। उस दौरान जो सीआईडी के वकील थे, उन्होंने जो तर्क दिया है, अब जो उसके कैंडिडेट थे, सीजीएल के अभ्यर्थी थे, वो उस तर्क को अपनी जीत मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वाकई में आज सीआईडी ने भी वो माना जो हम लोग दावा किया करते थे। एक्चुअल में उस बेल पिटीशन को खारिज करने के समय कोर्ट में क्या फाइंडिंग आया और कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उसी अदालती भाषा को समझने के लिए हम झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और राज्य के पूर्व महाअधिवक्ता अजीत कुमार जी के पास आए हैं। सर, आपने वो ऑर्डर शीट पढ़ा, क्या कुछ आपको पढ़ने के बाद फाइंडिंग आपके पास आ रही? देखिए, सीजीएल की परीक्षा से रिलेटेड एक मामला तो न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय के सामने में है और जो पीआईएल याचिका दायर की गई थी, उसमें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक से संबंधित सूचनाएं विभिन्न अधिकारियों को, जेएसएससी को और डिप्टी कमिश्नर को, पुलिस को दी गई है, परंतु एफआईआर दायर नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अंततः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत 1-2 महीने के अंतराल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। उसकी जांच अब सीआईडी कर रही है। सीआईडी की जांच जो चल रही है, उसमें काफी सारे तथ्य आए हैं और अब तक न्यायालय के समक्ष जो कुछ भी दस्तावेज अथवा पुलिस रिपोर्ट इत्यादि आए हैं, उसका एक खाका, उसका एक संक्षेप इस न्यायालय के आदेश में दिखाई देता है। कुछ अन्य इंफॉर्मेशंस जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी लाया गया है, सीआईडी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अथवा जेएसएससी के द्वारा, परंतु ये जांच जो चल रही है उसके लिए एक मील का पत्थर मैं मानता हूं कि आज का जो न्यायालय का आदेश है वो दिखाई देता है, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं माना है कि जो एक्यूज्ड पिटिशनर थे न्यायालय के समक्ष, उन्होंने स्वयं कन्फेशनल स्टेटमेंट में अपने ऊपर आरोप को स्वीकार किया है और न सिर्फ ये कि उन्होंने अपना आरोप स्वीकार किया है, परंतु अन्य संलिप्त लोग जो थे उनका भी नाम इंगित करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि किस प्रकार से ये जो पेपर है लीक हुई थी और किस प्रकार से छात्रों को जो है वो उत्तर रटवाए गए थे, कितने पैसे लिए गए थे, किनको किनको कितने कितने पैसे दिए गए, ये भी स्पष्ट हुआ है। और सीआईडी की ओर से भी जो अधिवक्ता ने पक्ष रखा, वो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो आवेदक है या दोषी है उसे बेल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के मामले में उसकी संलिप्तता स्पष्ट हुई है। तो सीआईडी ने स्पष्ट तौर पे न्यायालय के समक्ष ये कहा है कि पेपर लीक साबित हुई है और न सिर्फ इस आरोपी का मामला, परंतु अन्य विषयों के बारे में भी जो केस रिकॉर्ड्स न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किए गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हुई है और यह स्पष्ट हुआ है कि पेपर लीक का जो आरोप लगाया गया था इन छात्रों के द्वारा वो सही प्रतीत होता है और भारी पैमाने पर पेपर लीक हुई। पेपर लीक कराने के लिए नेपाल में लोग इकट्ठे हुए, बंगाल के नियामतपुर में भी लोग इकट्ठे हुए थे और सभी आरोपियों के जो तार हैं वो सीआईडी ने सही पाए। कौशलेश कुमार का जो बेल पिटीशन था, उसको तो खारिज किया गया कि भाई ये मैंने कि उससे संलिप्त थे डायरेक्ट तौर पे, लेकिन सीआईडी ने अभी ये नहीं कहा है कि हाँ पेपर लीक हो गया था।
पेपर लीक के एवज में पैसे की लेन देन हुई थी, ये बात तो सीआईडी कह रहा है, लेकिन वाकई में क्या पेपर लीक हुआ था, ये बात सीआईडी अभी तक कहा न्यायालय के सामने कि हाँ साक्ष्य मिले हैं कि पेपर लीक हो गया। जो पेपर रटवाए गए काठमांडू में या बिहार में या बंगाल के बॉर्डर पे, वो सचमुच उसी सीजीएल पेपर से हूबहू मैच खाया, ऐसी बात तो नहीं है। दोनों बात, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पुलिस के रिकॉर्ड्स है, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड्स है, वो उसी आधार पे चल रहे हैं कि पेपर लीक का जो आरोप लगाया गया है एफआईआर में, उसके बारे में जो भी साजिश की गई और उस प्रक्रिया को पूरा करने के क्रम में जो कार्रवाइयां लोगों ने की, वो जब साबित होता है तभी पेपर लीक की घटना साबित मानी जाएगी। और किसी भी आरोपी को यदि चार्जशीट किया जा रहा है और जिसके बारे में सीआईडी न्यायालय के समक्ष कह रही है कि इस अमुक व्यक्ति की या कौशलेश की संलिप्तता पेपर लीक के मामले में सही पाई गई है, तो सीआईडी का यह पक्ष रखना उसी एफआईआर के मामले में, उसी विषय के मामले में यह स्पष्ट तौर पे इंगित करता है कि यदि तथ्य मिले हैं तभी सीआईडी के द्वारा पुलिस रिपोर्ट्स दायर की गई है, चार्जशीट दायर की गई है। ऐसा आमतौर पे नहीं होता है कि आप चार्जशीट दायर करते हैं किसी और विषय पर और एफआईआर किसी और विषय पे है। यदि एफआईआर का विषय सही पाया जाता है तो ही संबंधित आरोपी के ऊपर चार्जशीट दायर की जाती है। और यदि संबंधित आरोपी ने पेपर लीक के मामले में ही अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है या अन्य साक्ष्य जो उसने दिए जिसका मिलान सीआईडी ने किया है, तो ये भी तथ्य जो है वो एफआईआर से निकल करके ही आ रहा है और पेपर लीक की ओर इशारा कर रहा है। पेपर लीक की बात साबित हुई है, यह स्पष्ट है। एक विषय है सर कि पेपर लीक होना और पेपर लीक होने के नाम पर पैसा उगाही करना, दोनों अलग अलग विषय हो सकते हैं न्यायालय में। क्या उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस जोड़ा जाएगा कि अमुक आदमी ने, अजीत कुमार कैंडिडेट थे, उन्होंने मनोज पांडे को 30 लाख रुपए दिए, 10 लाख एडवांस, 20 लाख बाद किस्तों में देने की बात हुई, तो क्या इससे साबित होता है कि वाकई में अजीत कुमार के पास ओरिजिनल कॉपी थे क्वेश्चन के, या इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मान लिया जाएगा कि एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि इसको लेकर पैसा का लेन देन हुआ, इसलिए ये तथ्य सही होंगे? देखिए ऐसा है कि पेपर लीक जो हुआ उसके अनेकों प्रकार के साक्ष्य जो है वो सीआईडी के पास है और पुलिस को भी दिए गए। जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या मोबाइल डिवाइसेस जो सीआईडी के पास है, उससे यह स्पष्ट है कि पेपर लीक वाकई में हुई थी और क्वेश्चन जो लीक हुए थे वो वही है जो वास्तव में परीक्षा में पूछे गए थे। तो एक सवाल उठता है कि जब राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी ने इस बात को मान लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ था, तो ये तो ओपन एंड शट केस है, फिर न्यायालय में क्यों सरकार ये कह देगी कि हाँ पेपर लीक हुआ, सीआईडी में फाइंडिंग आया, हम इसके आगे की कार्रवाई? देखिए बात ये है कि राज्य सरकार में बैठे हुए लोग या जेएसएससी में जिनकी देख रेख में ये परीक्षा कराई गई, वे लोग इसमें किस तौर पे शामिल है या नहीं शामिल है, ये साक्ष्य बाद में मिलेगा। सीआईडी या पुलिस जो जांच कर रही है इस विषय की, वो किस स्तर पर जाकर के अन्य लोगों की संलिप्तता को उजागर करते हैं, ये तथ्य आज भविष्य के गर्भ में है, मान लिया जाए। परंतु ये तो स्पष्ट है कि इस मामले को आरंभ से ही कवर अप करने की, ढकने की कोशिश की गई। आप देखिए कि लगभग 2 महीने तक इस महत्वपूर्ण मामले में, इसमें राज्य के 1 लाख से ऊपर छात्रों का भविष्य निर्भर है, जिनका जेएसएससी पे विश्वास आधारित है,
इस मामले पे एफआईआर ही आरंभ में दर्ज नहीं की गई। यदि एफआईआर दर्ज करने में लगभग 2 माह का विलंब हुआ और पीआईएल में उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत ही एफआईआर दर्ज की गई, तो स्पष्ट होता है कि आरंभ से ही इस मामले को ढकने की साजिश की जा रही थी। अभी भी चूंकि इतने सारे स्पष्ट तथ्य और साक्ष्य छात्रों ने उपलब्ध कराए थे और उस तथ्यों के आधार पर जांच करने की मजबूरी एजेंसियों की थी और एजेंसियों ने उस मामले में जांच कराई भी, और उन जांच के क्रम में इन सभी अभियुक्तों के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो ये जांच अब तक चल ही रहा है। कुछ एक अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दायर किए गए हैं और ये जांच अब तक इन्वेस्टिगेशन या जो अनुसंधान है वो जारी ही है। तो अभी अधूरे अनुसंधान के आधार पर यदि सीआईडी अथवा जेएसएससी यह कहती है कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है और इनके अधिवक्ता या सीआईडी के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष कुछ और बात कहते हैं, तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में जेएसएससी किसी भी प्रकार से इस मामले में अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या पता उनके अधिकारियों की भी संलिप्तता हो और वो डर रहे हैं, वो किसी तरह से इस मामले को इसी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में क्लोज करवाना चाहते हैं ताकि ये भविष्य के गर्त में ये इन्वेस्टिगेशन चला जाए और कुछ एक जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं उनको भी बाद में जो है वो न्यायालय छोड़ दे। तो ये बात काफी महत्वपूर्ण है, विषय काफी गंभीर है। अब जैसे इसमें आ रहा है कि मेन एक्यूज संदीप त्रिपाठी, शशि भूषण दीक्षित एंड अदर एक्यूज पर्सन, और इनका कन्फेशन स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, तो कल तो वो एक्यूज कह देंगे ना कि 164 का बयान नहीं था न्यायालय के सामने, सीआईडी वालों ने डरा धमकाया, हमको लिखवा लिया। तो कोई कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ आईओ क्या मान्य होगा? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग आप सही है कि यदि किसी एक्यूज ने पुलिस के दबाव में या पुलिस के समक्ष कोई बयान दिया है या कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, स्वीकारोक्ति बयान दिया है, तो सिर्फ इसी आधार पे उसे सजा नहीं मिलेगी, परंतु उसने जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है उसे जरूर कनेक्ट किया जाएगा अन्य एविडेंसेस से, और जितने अन्य एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं इस मामले में और जितने दस्तावेज पुलिस को समर्पित किए गए हैं या पुलिस ने अपने स्तर पे उजागर किए हैं, उन सभी विषयों को कनेक्ट जरूर किया जाएगा। और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो उन एविडेंसेस से यदि कनेक्ट होता है तो इस मामले में बात आगे बढ़ेगी और इन अपराधियों को भी बख्शा नहीं जाएगा यदि वास्तव में वो पेपर लीक में प्रत्यक्ष तौर पे शामिल थे। सिर्फ यही अभियुक्त गण नहीं बल्कि अन्य भी बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए। कुछ एक पुलिस अधिकारियों ने ही एग्जाम के प्रारंभ होने के पहले व्हाट्सएप चैट के जरिए ऐसी सूचनाएं आपस में शेयर की थी, वैसे भी कुछ एक साक्ष्य है। कुछ मोबाइल डिवाइसेस जो है जिसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मांग की गई है, अभी उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो बहुत सारे विषय है। ये इन्वेस्टिगेशन अब तक जो हुआ है, मैं नहीं कहूँगा कि छात्रों को असंतुष्ट होना चाहिए, लेकिन जितना कुछ अब तक प्राप्त हुआ है सीआईडी को, साफ इंडिकेट हो रहा है, साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस मामले में इस एग्जामिनेशन के मुतालिक एक बड़ा पेपर लीक हुआ था और छात्रों का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है और उनकी जो धारणा है वो बिल्कुल नाजायज नहीं है। एक आखिरी सवाल, तो जो कौशलेश कुमार जो आरोपी है गिरफ्तार हुआ, बेल का पिटीशन डाला, इसका जो आज ऑर्डर आया कोर्ट का रिजेक्ट करते हुए, तो इसको क्या छात्र अपनी छोटी जीत ही सही पर मान के देख सकते हैं? देखिए, इस ऑर्डर के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में जो न्यायालय ने अपनी फाइंडिंग दी है, न्यायालय ने कोई बहस का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे न्यायालय ने केस रिकॉर्ड्स के आधार पर
जो अपनी जजमेंट दी है या ऑर्डर पास किया है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि इन एक्यूज ने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है और अन्य अभियुक्तों के साथ में जो उनके साजिश का मामला हुआ पेपर लीक को लेकर के, पैसे की लेन देन हुई है, उसको न्यायालय ने इस पूरे एफआईआर के आरोप से कनेक्ट करके देखा है और न्यायालय ने माना है कि वास्तव में पेपर लीक के ये आरोपी हैं और स्पष्ट आरोपी हैं। अन्य आरोपियों के साथ शामिल होकर के उन्होंने भी इस काम को अंजाम देने का काम किया। तो इसके अलावे अन्य लोग जो इस विषय में शामिल थे, इस पेपर लीक में शामिल थे, उनके नाम उजागर होने हैं। जो एविडेंसेस दिए गए हैं उसके आधार पे अन्य आरोपियों के ऊपर में भी कार्रवाइयां मैं समझता हूँ सीआईडी करेगी और इसके तार जितने दूर तक जुड़े हुए हैं ये इन्वेस्टिगेशन में जाहिर होकर के आएगा। जेएसएससी यद्यपि न्यायालय के समक्ष अन्य प्रकार का पक्ष रखना चाहती है या रखेगी कि पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु उनके पास ये जवाब नहीं है कि वास्तव में सीआईडी की जांच अब तक क्यों हो रही है और इतने सारे आरोपी मिल क्यों रहे हैं। यदि पेपर लीक हुई नहीं तो ये केस तो क्लोज हो जाना चाहिए था। सीआईडी को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो आखिरकार इस मामले को लेकर के फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, बाकी सारे एविडेंसेस जो मिले हैं वो क्या इंगित करते हैं और सीआईडी ने अब तक जो पाया है वो एक महत्वपूर्ण विषय होगा। सबसे बड़ी बात यह है और छात्रों के लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि अब तक सीआईडी ने केस को जो इन्वेस्टिगेट किया है, मामले को सही पाया है। अब तक इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है और केस को क्लोज नहीं किया गया है। इसलिए एक ही जुबान से आप अच्छा भी बुरा भी नहीं कह पाएंगे। यदि जेएसएससी उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानती है तो न्यायालय के समक्ष गुमराह करने के लिए ये नहीं कह पाएगी कि अभी तक कोई एविडेंसेस नहीं मिले, और यदि एविडेंसेस नहीं मिले हैं तो सीआईडी ने केस को क्लोज नहीं कर दिया है, ये बड़ा विषय है। और यदि जांच चल रही है तो किस बारे में जांच चल रही है और जांच में अब तक क्या मिला है, ये विषय न्यायालय के सामने में जरूर आएगा। शुक्रिया। तो जैसा अजीत जी बता रहे हैं कि जो सीआईडी का अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है, एटलीस्ट वो राइट डायरेक्शन में है। छात्र ऐसा मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको इस केस में कोई जान नहीं लगता है, एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं उसमें अगर कोई तथ्य नहीं आते तो इसको क्लोज कर दिया जाता है। सीआईडी इसको मना कर देती कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है इन्वेस्टिगेट करने को। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय ने फाइंडिंग किए, लिया इस बात को नोटिस में कि भाई जो एक्यूज जो बेल मांग रहा है वाकई में मेन एक्यूज से जुड़ा हुआ है और पैसे का लेन देन हुआ है। हालांकि अभी जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी सीआईडी तो क्या वाकई में सीआईडी इस बात को कहेगी न्यायालय में कि हाँ सचमुच पेपर लीक हुआ था, ये लोग मुख्य साजिश करता थे, इसमें इतने पैसे की लेन देन हुई है, या फिर ये मामला बाद में बहस का और विषय बन जाएगा कि सीआईडी सक्षम एजेंसी नहीं है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए किसी नए एजेंसी के साथ। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पल पल पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, the follow-up.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in